को पता नहीं कौन सी सनक उठती है, क्या आप सेंट जोसेफ एकेडमी क्या नियम होते हैं? सनक कह रहे हैं आप? सनक वर्ड सनक क्यों? सनक सनक बिल्कुल क्यों? सनक कहूँगा, प्रिंसिपल की सनक कहूँगा। सब मान के चढ़ते हैं कि सेंट जोसेफ एकेडमी की पढ़ाई बहुत अच्छी है। बिल्कुल वर्स्ट है। आज ये प्राइवेट स्कूल है, स्पेशली जो क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूलों में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। बल्क में बच्चों को भर लिया जाता है, उनसे बेइंतहा फीस ली जाती है। 45 मिनट्स की क्लास होती है, 45 बच्चे हैं, 40 मिनट्स की क्लास, 45 बच्चे। आप एक बच्चे के साथ 1 मिनट भी आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। बिना आई कांटेक्ट के छोटा बच्चा तो बच्चे ही ना, वो क्या सीखेगा आपसे? अब पूरे देश के अंदर जो व्यवस्था है, हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में तो सिस्टम नहीं है। ये प्राइवेट वालों को क्यों इतने सिस्टम बना रहे हैं? जो ये अधिकार की लड़ाई थी या ईगो की लड़ाई थी, क्या थी? ईगो की लड़ाई थी। मैंने मुख्यमंत्री को भी इसमें लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को पर्सनली उनके पीए को फ़ोन किया, लेटर लिखा, मगर सीएम की तरफ से रिस्पॉन्स नेगेटिव था। मैं धन सिंह रावत जी को भी लेटर लिखा, उनके लेटर का जो हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी क्या बोले? उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स कुछ नहीं हुआ। या कि आपने नेताओं के बच्चों को इसमें एडमिशन देना है, वीआईपी के बच्चों को देना, अधिकारियों को देना है, उसका रास्ता कहाँ से निकलेगा? और पैसे लेके भी देना है और धर्म के आधार पर भी देना है, तो रास्ता कहाँ से निकलेगा? क्योंकि आप ओपन लिख नहीं सकते। ओपन लिखेंगे तो आपके रास्ते बन जाते हैं। आप नियम तो बनाइए ना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, एक बार फिर मैं अजय नौटियाल भारत व्यूज लाइव में आपका स्वागत करता हूं। यह केवल खबरें नहीं, देश के मन की बात बताई जाती है। जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता की क्या पीड़ा है, वो सुनाई जाती है। इस समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जिसे एजुकेशन कैपिटल कहा जाता है, एजुकेशन हब कहा जाता है, वहां पे एक नामी स्कूल है सेंट जोसेफ एकेडमी कहा जाता है। वहां पे हर एक अभिभावक की इच्छा होती है कि अपने बच्चों को सेंट जोसेफ एकेडमी में पढ़ाए, ताकि बच्चे जब वहां से पढ़कर निकले तो बिल्कुल क्रीम निकले, पॉलिश निकले, वेल पॉलिश निकले। और न सिर्फ इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मॉरल एजुकेशन भी भीड़ से हटकर नजर आए उनके बच्चे। और कौन माता पिता नहीं चाहेंगे कि बेटा हमारा खूब नाम करे, खूब काम करे। वो गाना तो सुना ही होगा ना, पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। मगर ये तो कोई ना जाने कि मंजिल है कहाँ। लेकिन उस मंजिल को, उस सपनों को कहीं ना कहीं एक चोट पहुंची है। सेंट जोसेफ एकेडमी में जो हुआ वो सब ने देखा, और जिन्होंने नहीं देखा वो सर्च करके भारत व्यूज लाइव चैनल पर आकर देख सकते हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, भारत व्यूज लाइव आपको टाइप करना है और पेज पे जाना है, आपको पूरा इंटरव्यू मिलेगा। आपको ना सिर्फ सेंट जोसेफ एकेडमी की जो प्रिंसिपल ब्रदर जोसेफ एम जोसेफ है, उनसे जो वार्तालाप हुई है वो भी दिखाई जाएगी। बाकी जो इंटरव्यू आप देख रहे हैं, अभी देखने जा रहे हैं, वो उस पीड़ित बच्चे जो पीड़ित छात्र हैं, उसके अभिभावक हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जायसवाल जी, जिन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी, न सिर्फ लोकल स्तर पर बल्कि नैनीताल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, तब जाकर ये अपने बच्चे का हक न सिर्फ मांग कर बल्कि हम कहेंगे खींचकर लाए हैं। और पूरा मामला क्या है, इन्हीं से समझ लेते हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले स्वागत है। जय श्री राम। ठीक है आप? जी बढ़िया। क्या लग रहा है, छाती 56 इंच की हो गई? 56 इंच लड़ाई ईगो की थी या बेटे के सम्मान की थी? इसी बात है। बेटे के सम्मान की भी नहीं थी, ईगो की भी नहीं थी, बेटे के करियर की थी। आप सपोज कीजिए कि कॉमर्स पढ़ लेता है। आम नागरिक है, बिल्कुल अच्छी बात है। मैं तो कह रहा था कॉमर्स पढ़ पूरी ले। बात आप बता दीजिए पहले दर्शकों को, फिर उन सवालों पे भी आएंगे। मैं बच्चे से कह रहा था कॉमर्स पढ़ ले, कोई इशू नहीं है। एक्चुअल में 10th के एग्जाम होते हैं, ये बच्चों को उसकी हाफ ईयरली एग्जाम के परसेंटेज के आधार पे डिवाइड कर देते हैं, ये बच्चा साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा। इन्होंने कुछ बच्चों को, मेरे ख्याल से 30-35 बच्चों को कॉमर्स में बिठाया, बाकी साइंस में भेज दिए। तो हमने कहा है सर ये क्या है, तो कह रहे कि हाफ ईयरली के हिसाब से कर रहे हैं, जब 10th का रिजल्ट आएगा इनको साइंस भेज देंगे। 10th का रिजल्ट आ गया तो मैंने कहा ठीक है, हम इसको जुलाई में स्कूल खुलेगा तो ये साइंस में बैठेगा। तो जुलाई में स्कूल में हमने इनसे बात की, तो इन्होंने 14 तारीख से कंटिन्यू साइंस में कर दिया। साइंस में करा तो उससे पहले उन्होंने कहा कि इसका रीटेस्ट भी ले लेंगे। तब तक वो 30-35 बच्चे या तो आधे स्कूल छोड़ के चले गए, या आधों ने ह्यूमनिटी ले ली, कॉमर्स छोड़ दी, या 2-4 लोग कॉमर्स में ही बैठे, या जिनके सोर्स आते गए उनको लगाते गए। आप सपोज कीजिए कि सारे के सारे जो बच्चे स्कूल में वहाँ हैं, जो साइंस में आए, तो
तो आपने उनको कॉमर्स में क्यों बिठाया पहले जब साइंस में लिया? और हमारे 2-3 बच्चों का ही आपने रीटेस्ट ऑर्गेनाइज किया वहाँ पे, और रीटेस्ट में हमारा बेटा आपने मान लिया कि सेटिस्फाइड हो गया कि आपने एडमिशन दे दिया उसको। और उसके बाद आपने यूनिट टेस्ट ले लिया, क्वार्टरली एग्जाम ले लिए, 11th क्लास के क्वार्टरली एग्जाम ले लिए। क्वार्टरली एग्जाम का रिजल्ट आया 1 तारीख के आसपास, 1 अगस्त को हमको इन्फॉर्म हुआ, उससे पहले रिजल्ट आ गया था। सब भी तब ठीक था। उसके ठीक 20 दिन बाद आपको पता नहीं कौन सी सनक उठती है, क्या आप सेंट जोसेफ एकेडमी क्या नियम होते हैं? सनक कह रहे हैं आप? सनक वर्ड सनक क्यों? सनक बिल्कुल क्यों? सनक कहूँगा, प्रिंसिपल की सनक कहूँगा। एजुकेशन अगर इंस्टीट्यूट है, सोच समझ के फैसला लिया होगा कुछ ऐसा नहीं माना जाता है। अगर फैसला लिया होता, अगर मेरा बेटा आपको लग रहा है कि उसके यूनिट टेस्ट में एग्जाम में नंबर कम आए, तो एग्जाम उस 20 तारीख को एग्जाम हुए, 30 तारीख को रिजल्ट आ गया, 1 तारीख को हमें इन्फॉर्मेशन लगी, हम भी खुश, बेटा भी सारी ट्यूशन पढ़ रहा, हम भी पढ़ा रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं, स्कूल भी आ रहे हैं, ब्रदर से भी मिले, कोई इशू नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो आप उसी दिन हमें बुला के बोलते कि आपका रिजल्ट खराब है, आपका बेटे का यूनिट टेस्ट है जो क्वार्टरली एग्जाम है आपका 11th का, उसमें नंबर कम, मार्क्स कम आए हैं और इसलिए हम बच्चे को रिवर्ट कर रहे हैं। कोई इशू भी ना होता, तब तक भी इशू ना होता, क्योंकि तब तक भी 2-3 महीने की पढ़ाई हो गई थी, हम रिकवर कर लेते। आप प्लानिंग के तहत काम कर रहे थे, आपने ठीक 20 दिन तक बच्चे का समय खराब करवाया और 20 अगस्त को किस तरीके से 20 दिन का समय किस तरीके से खराब हुआ? अब ये जो डिसीजन लेना था इनको 30 तारीख तक ले सकते थे, इनके पास रिजल्ट था 30 हमारा। कौन से महीने की तारीख थी वो? 30 सितंबर 30 सितंबर 2025। 30 जुलाई 30 जुलाई की बात। 2025 की तारीख 30 जुलाई 2025 तक इनका रिजल्ट आ गया, इनको पता ठीक लग है। गया। आप उसी समय बुला के बोलते नहीं बेटा अब आप इसमें अब रिजल्ट के हिसाब से कम है। आपकी मानसिकता गलत थी, आपने 20 दिन तक बच्चे को लटका के रखा, 20 दिन तक बच्चा साइंस पढ़ता क्या रहा। मंशा रही होगी? मनसा वही हमें समझ में नहीं आया, मनसा क्या अब तो थी? समझ आ गई होगी आपको। मनसा समझ में आ गई तो हमने डीएम साहब को कंप्लेंट करी कि ये हमारे बच्चे को किस मनसा के तहत 20 दिन समीर बाद, बंसल जी यानी डीएम थे उस टाइम। समीत बंसल जी क्या बोला? समीत बंसल जी ने इनकी मदर और बच्चा खुद गया डीएम साहब के पास, डीएम साहब ने एसडीएम साहब को मार्क कर दिया। एसडीएम मैडम का खुद का बेटा बच्चा वहाँ बिटिया स्कूल जो में पढ़ अपूर्वा रही, सिंह इस टाइम एसडीएम, हाँ उनका बच्चा खुद वहाँ पे पढ़ रहा खुद सेंट सेंट जोसेफ एकेडमी में पढ़ रहा है। हाँ, तो उन्होंने पहले हमें कहा कि हम तुम आपको मदद हमने सुबह करेंगे। कमेंट में भी डाला आपने, हाँ, हमने कहा तो उनका ब्यूरोक्रेट्स के और नेताओं के, देखिए आप नेता है तो मैं कहूँगा नेताओं के बच्चे भी और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे भी वहाँ पढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे तो इसलिए क्योंकि वैसे भी नियम भी है कि जो नियर बाय में स्कूल होगा वहाँ हम पढ़ेंगे, हाँ। तो सबसे नियर बाय में यहाँ बच्चे पढ़ाना बच्चे के भी लिए चाहिए। पढ़ता रहता हर माँ बाप की है, इच्छा होती है। हमारे लिए 1 किलोमीटर के दायरे में आता है। तो हमने पास, हमारा बहुत इच्छा नहीं कि सेंट जोसेफ में पढ़ाए, क्योंकि सभी स्कूलों का लेवल एक जैसा, पढ़ना बच्चे ने ट्यूशन से ही होता है। अच्छा, बच्चे ऐसा नहीं है आप जो कह रहे हैं, हाँ सब मान के चढ़ते हैं कि सेंट जोसेफ एकेडमी की पढ़ाई बहुत अच्छी है। बिल्कुल नहीं, वर्स्ट है। 15-20 मिनट ज्यादा बच्चे को टीचर देते नहीं है। फिर क्यों पढ़ा रहे हैं वहाँ पे? लोग बोलेंगे ट्रेंड चल रहा है वहाँ पे। अब पहले वहाँ पे 600 बच्चे होते थे, अब 3500 बच्चे हैं। क्या कि पहले 600 बच्चे पढ़ते थे? हाँ, पहले 600 सेंट जोसेफ में होते, जब सेंट जोसेफ का एक स्टैंडर्ड होता था। मतलब फर्स्ट से 12th तक 600 बच्चे होते हाँ, थे। 600 बच्चे होते आज थे। कितने बच्चे हैं? आज 3500 बच्चे हैं। 45 मिनट्स की क्लास होती है, 45 बच्चे हैं, 40 मिनट्स की क्लास, 45 बच्चे। आप एक बच्चे के साथ 1 मिनट भी आई कांटेक्ट नहीं कर सकते। बिना आई कांटेक्ट के छोटा बच्चा तो बच्चे ही ना, वो क्या सीखेगा आपसे? तो ये सारे स्कूलों में सिस्टम चल रहा है। आप मान रहे हैं कि यहाँ बेटे worst को है। जिस उद्देश्य से आपने डाला था वहाँ पे, शायद अगर उस पर ध्यान दिया जाता स्कूल में तो बच्चा और ज्यादा परसेंटेज आता। हाँ, स्कूल में आपके अप टू मार्क टीचर नहीं है। जो टीचर उनका मेरे ख्याल से एक्रेडिटेशन या मैं वैल्यूएशन भी करूं तो वो उस स्टैंडर्ड की नहीं, जिस स्टैंडर्ड का नाम है या जिस स्टैंडर्ड की फीस ली जाती है। फीस में आप कोई कम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, फीस आप पूरी ले रहे हैं। 10,000 पर मंथ चार्ज कर रहे हैं आप। 10,000 पर महीने की फीस है आपकी? 10,000 पर ये मंथ, दोनों बच्चों की जो है, एक बच्चे की, ओनली सिंगल चाइल्ड। यानी आप 10,000 बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। 10,000 फीस भी दे रहे हैं। और हमने फीस भी इन्होंने हमसे मार्च अप्रैल में ली, 3 महीने की फीस ली, फिर उसके बाद 3 महीने बाद 3 महीने की फीस ली, फिर 3 महीने की फीस ली। आप साइंस की फीस हमसे ले रहे हैं और बेटे को कह रहे हैं आप कॉमर्स है। या तो हम डे 1 से बोल देते कि आप फीस आप कह रहे हैं साइंस स्ट्रीम की फीस ली आपसे, साइंस स्ट्रीम की फीस, कॉमर्स की फीस क्या अलग है या वही फीस है? कॉमर्स की अलग है, साइंस की अलग है, आर्ट्स की अलग है। आर्ट्स की अलग है। तो हमसे फीस ले रहे हैं, आप साइंस में एडमिशन भी साइंस में दिखा रहे हैं। अब जब हमने कोर्ट में केस डाला तो कह रहे हम तो कॉमर्स में कंसीडर करके चल रहे थे, और उसका सेक्शन पहले बी अलॉट कर दिया, बाद में उसको दूसरा सेक्शन कर दिया, कॉमर्स में डाल दिया। हमारे पे डेटा है सारे। जब 20 दिन बाद, तो आप मजाक हमारे बच्चे पे आप प्रयोग कर रहे हैं, कभी साइंस में कभी कॉमर्स में। तो मैंने लिखा कि क्या बच्चों को क्या प्रयोगशाला के अंदर जो लेबोरेटरी होती है, क्या लेबोरेटरी का चूहा समझ लिया जाता है? हाँ बिल्कुल, 5 महीने तक आप क्योंकि प्रयोग चूहों कर पे रहे जैसा हैं। एक्सपेरिमेंट होता है लैब्स में, जी जी बायो की जो बिल्कुल, लैब्स होती है, वही चूहों पे एक्सपेरिमेंट होता है।
बिल्कुल आज ये प्राइवेट स्कूल है, स्पेशली ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूलों में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। बल्क में बच्चों को भर लिया जाता है, उनसे बेइंतहा फीस ली जाती है और सरकार से इतनी सब चीज़ सब्सिडी मिलने के बावजूद हमारी लैंड, हमारे सब्सिडी टीचर्स किस तरह से? ये तो कह रहे हैं कि परोपकार कर रहे हैं। परोपकार कहाँ से कर रहे हैं? 10,000 मेरे से ले रहे हैं, 3,500 बच्चे हैं। आप सोचिए अगर स्कूल वाइज कहीं कम भी हो, कहीं ज़्यादा भी होगी क्लास वाइज, आप फीस इतनी करोड़ों रुपए में फीस आपकी इकट्ठा हो रही है, परोपकार कहाँ कर रहे हैं? जमीन उत्तराखंड सरकार की, हमारी सरकार ने लीज पे दे रखी है। आप 1-1.5 रुपए लीज किराया नहीं, लेते लेकिन हैं साल में। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से जो कमजोर जो परिवार है, उनके बच्चे जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो कोटा होता है, वहां भी वो बच्चे तो पढ़ रहे हैं वहां पे, उनको भी तो लाभ मिल रहा होगा। उसका परसेंटेज बहुत कम है। आप यहाँ देख लीजिए, मैं उनका व्यक्तिगत मामला उसमें नहीं जाऊँगा। अगर ईडब्ल्यूएस में भी वो अधिकतर मिलेंगे जो ईसाई बच्चे होंगे। हम ही कह रहे हैं जब ईडब्ल्यूएस है सबको करो, तो ईडब्ल्यूएस का मतलब है जितना सरकार ने कोटा फिक्स किया उतना करो। हम उस चीज़ में नहीं जाएंगे। मुझे फिलहाल अपने बेटे के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि बहुत सारी बातें संघर्ष निकल के यही था कि आएंगी। जो कुल मिला के जो समझ आ रहा है, आपका बेटा 10th में परसेंटेज कितनी आई थी ये बता दीजिए। मेरे बेटे की 59.66 पीसीएम में है और ओवरऑल 82% मार्क्स आए उसके। यानी आप कह रहे हो कि अगर केमिस्ट्री यानी साइंस के, मैं कहूँगा केमिस्ट्री फिजिक्स बायो तो होती नहीं है 10th में अगर उसके मैथ्स के ऑल सब्जेक्ट होते हैं और 11 से साइंस के, कंसीडर मैथ्स किए के और जाते हैं। साइंस के नंबर देखे जाए हाँ। तो उसके अराउंड 59.66 यानी टोटल एवरेज लेंगे 60, मतलब हम मान के बैठे हैं कि अगर आपके बच्चे की जो परसेंटेज है, वो अगर 60 है। 10th के एग्जाम्स में से अगर मैथ्स को और साइंस को अलग कर दिया जाए तो करीब 60% उसकी आई है। जी। और ओवरऑल अगर सारे सब्जेक्ट के परसेंटेज निकाले जाए तो 82%, यही कह रहे हैं। 82%। इस आधार पे जो स्कूल है उन्होंने आपके बेटे को पहले साइंस में रख लिया, पहले साइंस में 4 महीने साइंस स्ट्रीम में पढ़ा साइंस स्ट्रीम में बिठाया और उन्होंने। 4 महीने बाद बोला गया कि अब साइंस नहीं, अब तुम कॉमर्स में जाओ। कॉमर्स में जाओ। क्यों 4 महीने का समय के बाद कहा जा रहा है? देखिए दर्शक भी जब देख रहे होंगे उनको भी लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं, हमारे पास भी आ रहे हैं कि भाई स्कूल भी अब जो अपनी प्रेस्टीज है उससे समझौता नहीं करते, स्कूलों की भी अपनी रेपुटेशन होती है, स्कूल भी बड़े बड़े इश्तिहार देते हैं, विज्ञापन देते हैं और दिखाते हैं बड़ी बड़ी तख्तियों पर, बड़े बड़े होर्डिंग्स में, देखिए हमारे यहाँ के बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है, स्टेट टॉप किया है, देश में टॉप किया है। तो वो स्कूल चाहेंगे ना कि भाई जो अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि ये तो पैटर्न चला आ रहा है राजकुमार जी, यूपीएससी का जो एग्जाम होता है, जो टॉपर्स होते हैं उन्हें आईएएस कैडर मिलता है या इंडियन फॉरेन सर्विसेज एफएस का कैडर मिलता है, उससे नीचे जो रैंकिंग होती है उसे आईपीएस कैडर मिलता है, फिर अलग अलग कैडर्स आपके आईआरएस और बाकी एक्सवाइजेड कैडर्स आपके आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर भी एक सिस्टम जो हम समझते हैं, एक आम आदमी की भाषा में बात कर रहा हूँ, कि जो अच्छे परसेंटेज ला रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है, यानी जो पढ़ाई में, क्योंकि होशियार होने का पैरामीटर यही है कि उसके नंबर्स कागजों में कितने हैं। ये सारा क्राइटेरिया साइंस में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा, आर्ट्स में जाएगा, ह्यूमैनिटी में। क्यों? ये सिर्फ प्राइवेट स्कूलों पे लागू होता है, गवर्नमेंट में लागू होता है? गवर्नमेंट में तो कहीं नहीं है। अगर आप नीट की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं आफ्टर स्कूलिंग के बाद प्रोफेशनल कोर्सेज की बात हो रही है, हमारा बच्चा ग्रेजुएशन के लिए जाता है, तब तो वहाँ समझ में आता है, क्योंकि वो सब पे लागू हो रहा है सिस्टम, पूरे देश में सारे इंस्टीट्यूशंस पे लागू हो रहा है, सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस पे लागू है। और ये नियम जो आपने स्कूल लेवल में बना रखा है, हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में तो कोई नहीं, बच्चा जो पढ़ रहा है, जो चाह रहा है उसे मिल रहा है। प्राइवेट स्कूल ही क्यों कर रहे हैं? ये कमाई का एक धंधा बना रखा है, उत्पीड़न का धंधा बना रखा है। ऐसा कैसे? स्कूल बोलेगा नहीं कि भाई हमने तो 80% वालों को साइंस दी थी, आप मुझे अब 60% वाले अगर लड़ेंगे तो ऐसे में आर्ट्स में फिर कॉमर्स में कौन पढ़ेगा? आप मुझे बताइए, आपके यूपी बोर्ड में जब हम लोग थे तब तो था नहीं, यूके बोर्ड में भी ऐसा नहीं। हम लोग जब थे तब तो, अभी हम यूके लोग बोर्ड जब है। थे तब तो 70% वाला स्कूल का टॉपर होता था। आप सुनिए ना, पूरे देश के अंदर जो अब तो 90 में बहुत बच्चों के नंबर आ रहे हैं। अब पूरे देश के अंदर जो व्यवस्था है, हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में तो सिस्टम नहीं है। ये प्राइवेट वालों को क्यों इतने सिस्टम बना रहे हैं? नहीं, स्कूल का अधिकार है कि नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि एक अगर आपका भी स्कूल होता, मैं चलिए सेंट जोसेफ से आगे बढ़ता हूँ, अगर आपका भी अपना स्कूल होता तो कहीं ना कहीं आप भी क्राइटेरिया बनाते ना, क्योंकि आप भी चाहते क्राइटेरिया होना चाहिए, मगर ऐसा होता ना, जब गवर्नमेंट ने एक चीज फिक्स की हुई कि आपका बच्चा पास है तो पास है, तो सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, भारत सरकार का भी ये नियम कि बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ाए। हाँ, ये बता दीजिए, मेन पॉइंट ये बता दीजिए कि कानून क्या कहता है। सुप्रीम क्योंकि कोर्ट नैनीताल हाईकोर्ट आप जब गए इस मामले को लेकर, आपने कहा अपने डीएम समीर बंसल, उनसे आपने अपनी शिकायत, अपनी आपत्ति दर्ज कराई, उन्होंने एसडीएम अपूर्वा सिंह को अपॉइंट कर दिया। फिर आपने देखा कि एसडीएम अपूर्वा सिंह, उनका बच्चा ऑफिस ही आया होता है, वो खुद ही वहीं पढ़ रहा है सेंट जोसेफ एकेडमी में, तो आपकी उम्मीद टूट जाती है कि आप सोचते हैं कि उनका बच्चा खुद वहां पढ़ रहा है तो क्या सुनवाई होगी। ये खैर आपका एक संशय था, इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि किसी अधिकारी ने
उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई या नहीं दिखाई ये सवाल नहीं है, लेकिन आपको अंदर एक संशय जरूर आया। जी उसके बाद आप सीधा नैनीताल हाईकोर्ट चले गए या आपने एसडीएम की रिपोर्ट का वेट किया? एसडीएम की रिपोर्ट का वेट किया, एसडीएम से दोबारा मिले तो एसडीएम का जो हमसे वे ऑफ टॉकिंग था बिल्कुल नेगेटिव था, अच्छा, ऐसा हुआ? बिल्कुल नेगेटिव था। और इस चीज़ को लेके मेरे क्या हार्ट बोला भी उन्होंने? फील हुआ। पहले तो कह रही नहीं, हम पूरी मदद करेंगे और इसमें हम एसएसपी से बात करके इसमें कंप्लेंट भी करवाएंगे और मैं खुद बात करती हूँ प्रिंसिपल से। जब हम दोबारा दो तीन दिन बाद उनसे मिलने गए, मैम क्या हुआ उसमें, कह रहे नहीं हमने तो एफआईआर कर दी, मैं तो ऑनलाइन एफआईआर मैं भी कर सकता था, कह रहे वही हो सकता था, हमने एफआईआर कर हुई थी दी। इस मामले में? ई एफआईआर हुई ना, ये एफआईआर हुई? ई एफआईआर हुई ये थी। एफआईआर किस बेस पे हुई? हमने ये डाला कि हमारे बच्चे को इन्होंने निकालते शुरू में निकालते 20 दिन 4 महीने बाद 20 अगस्त को आप निकाल रहे हैं, तो हमें बताया जाए मंशा क्या है। कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है इसमें, कहीं ना कहीं दिख रहा है, कहीं कहीं ना प्रताड़ित कर रहे हैं मेरे बेटे को। आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए परेशान भी किया शुरू में, तो आप मेरे बेटे को क्यों फोकस कर रहे हैं, बाकी जिनके सोर्स आ रहे हैं सब कुछ आ रहे हैं उनको तो आप लेते जा रहे हैं। तो हमने उसको लिखा, मैंने कहा इसको डीएम साहब आप अपने स्तर में इंटरफेयर करके इसको देखिए, आप प्रिंसिपल से बात कीजिए, स्कूल से बात कीजिए, क्यों एक बार बात करते हो शायद मामला वहीं सॉर्ट आउट हो जाता। एसडीएम मैडम ने कुछ भी इसमें रुचि नहीं ली और ना ही कहा कि हमने एनआईसी ई एफआईआर करवा दी, आप उसमें आप पुलिस देखिए आप देखेंगे कि हमारा कोई हमारा कोई मतलब ही नहीं है। प्रशासन ऐसी बात करता है। मैंने मुख्यमंत्री को भी इसमें लेटर लिखा, मुख्यमंत्री को पर्सनली उनके पीए को फ़ोन किया और किनको फोन किया, बिल्कुल खुलकर बताइए। मैंने उनका जो पीए है जोशी, उनको ही मैंने कहा, उनके ओएसडी को भी कहा, उनके ओएसडी हैं, और खुद मैंने 3-4 बार कोशिश करी कि मैं सीएम को मिलके बताऊं, मगर फिर मैंने लेटर लिखा मगर सीएम की तरफ से रिस्पांस नेगेटिव था। क्या रिस्पांस क्या था? उन नेगेटिव रिस्पांस, कोई रिस्पांस नहीं, कोई कांटेक्ट करने की कोशिश तो नहीं नेगेटिव करी, पॉजिटिव कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं। उन्होंने कुछ response ही नहीं आया। कुछ रिस्पांस नहीं। मैं धन सिंह रावत जी को भी लेटर लिखा, उनके लेटर का जो हमारे शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी क्या बोले? उनकी तरफ से कोई रिस्पांस कुछ नहीं हुआ, यानी कि यानी आपको एंटरटेन ही नहीं किया? एंटरटेन नहीं किया। हमको एंटरटेन किया मगर उन्होंने बात भी करी, मैं रिजल्ट कुछ नहीं आया। आप ये देखिए एक स्कूल, उसके बाद अब फिर आप नैनीताल हाईकोर्ट गए? हाँ एक स्कूल, कब लगा आपको नैनीताल हाईकोर्ट अब जाना जरूरी है? मुझे लगा कि जब मैं डीएम साहब के यहाँ गया तो मुझे लग रहा है कि डीएम साहब के स्तर पे भी हमें कुछ, मुझे लग रहा है हमारे साथ न्याय नहीं हो सकता। तो हम हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट में जज साहब थे मनोज तिवारी जी, उन्होंने निर्णय दिया कि स्कूल और आप मिलकर इसमें डिसीजन ले लीजिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप लोग अपने आप बात कर लें। कहीं ना कहीं उन्होंने आधा क्यों निर्णय नहीं कर दिया, सकते? आधा न्याय किया। उन्होंने इतना नहीं लिखा, उन्होंने हम मिनिमम इंटरफेयर करेंगे ऐसा लिखा। और इसमें आप स्कूल से वो 24, कॉपी है आपके पास? हाँ मेरे पास है, हाई कोर्ट का आदेश है कि आप 24 घंटे के अंदर स्कूल से जाके मिलिए, एक हफ्ते में स्कूल आपको कंसीडर करेगा आपकी एप्लीकेशन को। तो इन्होंने वो जो डायरेक्शन इशारे में था कि स्कूल यहीं सॉर्ट आउट कर ले, इन्होंने फिर भी इग्नोर किया हमें। और इग्नोर फिर के बाद हमें लगा हमारा टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए सीधा। सुप्रीम कोर्ट में पहले हमारी एप्लीकेशन हमें लग रहा था कि एक्सेप्ट होगी नहीं, मगर पहले राउंड में उन्होंने देखा कि ये गलत है, उन्होंने तुरंत एक्सेप्ट करी। डेट लगी, इनको बुलाया वहाँ पे, ये भी गए, प्रिंसिपल भी गए, हम भी वहाँ गए, इन्होंने अपने एडवोकेट्स करे। हमें 19 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही विल कंटिन्यू आपको नैनीताल हाई कोर्ट से जो उनका आदेश था, आप कह रहे हो कि इसकी अवहेलना हुई स्कूल के अंदर, ये कहेंगे या अवहेलना नहीं हुई? अवहेलना नहीं, वो आधा न्याय था हमारे साथ, आधा कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट वो नहीं दिया डायरेक्शन कि इसको एडमिशन तो करना है या नहीं करना है। कंफ्यूजन की स्थिति में रहा होगा, इसलिए फैसला नहीं दिया, या स्कूल की मंशा नहीं थी, क्या लगा आपको? उनका न्याय ही आधा था सुप्रीम हाई कोर्ट का, क्योंकि वो क्लियर नहीं था। इनको तो था स्कूल कि को समझ नहीं पाया कुल मिला हाँ, के करना क्या है। स्कूल को था कि सारा है मेरे लिए कि बच्चे को ही एडमिशन दे दिया जाए, क्योंकि उन्होंने कहा चलो स्कूल अपने स्तर पर निपटा लेगा इस मामले को, कि आप स्कूल से मिलिए, जाके बात हो जाएगी। तो नैनीताल हाई कोर्ट के बाद जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जब गए, तो वहां पर इनके भी तो अच्छे खासे वकील रहे होंगे। इन्होंने सीनियर एडवोकेट किया पहले राउंड में, मिस्टर कामत ने बहुत अच्छा इनका पक्ष रखा। फिर हमारे मिस्टर कामत एक बड़े वकील हैं, बहुत सीनियर एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट में आते हैं वो, तो लाखों में फीस होगी उनकी। नो डाउट। आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मिनिमम 15 लाख टू 50 लाख तक फीस जाती है, और उनका तो वाइट में तो गया वो फीस तो फिर आपकी ने भी दी होगी। ये सब जब हम लोग देहरादून की 10-10 हज़ार रुपये हर बच्चा दे रहा है, तो उसी में से इन्होंने दिया, उनको हमारे पैसे से हमारे खिलाफ केस लड़ रहे थे। और फिर दूसरे जब इनको लग रहा कि कामत जी ने कहा कि इनको कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन दे दीजिए और डिजर्व करता है, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यानी कह रहे हैं कि इनका जो वकील था उसने कहा कि भाई एडमिशन दे दीजिए बच्चे को, ये कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा किस्सा, ये कैसे, मतलब कि वो सेंट जोसेफ एकेडमी के वकील थे कामत साहब, या वो आपकी पैरवी कर रहे थे? पैरवी किसी कर रहे थे? एक्चुअली मैं उसके पीछे कहानी बताता हूँ। इंटरेस्टिंग जब चीज हम है, लोग बता रहे हैं आप। सुप्रीम कोर्ट केस गए तो हमें लग रहा था केस कंसीडर हो ना हो, क्योंकि सारे वकील कह रहे थे कंसीडर नहीं होगा डायरेक्ट। तो हमारा केस अच्छा था, तो उन्हें लगा कि केस में, और इवन होता है पूरे देश के अंदर,
और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये अन्याय हो रहा है बच्चे के साथ, इसको सुनवाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। प्रिंसिपल साहब को नोटिस किया, प्रिंसिपल साहब और हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही प्रिंसिपल थी, साहब भी थे सुप्रीम कोर्ट में? हाँ वहीं थे, ये ब्रदर भी, जो हाँ जोसेफ एम ब्रदर जोसेफ है, ये भी वहीं पे? जोसेफ वहाँ भी थे, वहाँ थे। और हम भी थे, एक ही जज साहब के सामने ही थे हम लोग, उनके एडवोकेट थे हमारे भी। तो कामत साहब ने उस समय बहस करी, तो फिर जज साहब ने कहा ये बच्चे का मामला है, बच्चे की पढ़ाई का मामला, आप इसको इतना वो क्यों ले रहे हैं, क्यों बना रहे हैं इसको, आप बच्चा जो चाहेगा वही तो पढ़ेगा। नॉट, मैंने एक वर्ड बोला ना, उन्होंने इंग्लिश में बोला कि स्कूल और पेरेंट्स ने डिसाइड करेंगे बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, बच्चा डिसाइड करेगा उसे क्या पढ़ना है, जो उसे समझ में आ रहा है, जो अच्छा लगता है वो पढ़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम है? कोर्ट की जज ने कहा है इस बात ये को। रिपीट कर दीजिए एक बार, लाइन रिपीट कर दीजिए कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रिंस स्कूल और पेरेंट्स नहीं डिसाइड करेंगे बच्चा क्या पढ़ना चाहता है, बच्चा डिसाइड करेगा उसे क्या पढ़ना है। तो इसलिए उन्होंने कहा इसको आप लोग बैठ के बात कर लीजिए। मार्क्स कंसीडर नहीं करेंगे इसमें बच्चे का? मार्क्स तो देखो कंसीडर वो विषय ही नहीं आया, क्योंकि मार्क्स तो अच्छे थे, मार्क्स फर्स्ट डिवीजन आ रही बच्चे की, 82% मार्क्स आ रहे हैं, तो मार्क्स बड़ा इशू नहीं है। ठीक है। उन्होंने कहा आप इनसे बात करिए, दोनों पार्टी को बात करके इसे डिसाइड कर दीजिए, बच्चे का मामला है। तो यानी कि लड़ने विद्वान लोग वहाँ बैठते हैं। और काबत साहब के बाद कोई और भी वकील उन्होंने किए? हाँ नहीं नहीं, उसका मैं बता रहा हूँ। तो इनको 10 मिनट का समय दिया गया हमको, सुप्रीम कोर्ट में एक चैम्बर हमने वहीं पे मिलता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ हमें बाहर करके प्रिंसिपल साहब और हमारे एडवोकेट्स, उनके एडवोकेट्स तीनों जने बैठे। तो उन्होंने कहा नहीं हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते। तो कामत साहब ने कहा एक बार देख लो सर, प्रिंसिपल आप कह रहे हो जो ब्रदर है उन्होंने फिर भी अड़ियल रहे कि नहीं हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम नहीं कंसीडर करेंगे, हम तो देंगे नहीं एडमिशन। पता नहीं क्या उनको क्या व्यक्तिगत ये क्या रंजिश, जो ये अधिकार की लड़ाई थी या ईगो की लड़ाई थी, क्या थी? ईगो की लड़ाई थी। इसमें भी आऊँगा, मैं बताऊँगा आपको। फिर उसमें तो इन्होंने कहा चलो ठीक है कोई इशू नहीं है। फिर 2 दिन बाद कामत जी का फ़ोन आता हमारे एडवोकेट्स को कि प्रिंसिपल साहब हम लोग बैठना चाह रहे हैं। तो ऑनलाइन फिर कॉन्फ्रेंस के थ्रू बात होती है, देहरादून से ये बैठते हैं हम लोग भी, हमें कॉन्फ्रेंस में नहीं, मैं नहीं गया, बाकी 3 लोग बैठे, हमारा एडवोकेट्स, उनके एडवोकेट्स और ये भी। वहाँ कामत साहब भी थे। कामत साहब ने कहा क्या इशू है, उन्होंने कहा हमने मैनेजमेंट से बात करी, और मैनेजमेंट क्या रहा होगा इनका स्कूल का, जो भी रहा हो, कि हम लोग नहीं कर सकते। तो इनके एडवोकेट से इनको एडवाइस किया, सर है क्या इसमें बताइए, बच्चे का मामला एडमिशन देके किनारे कीजिए। जब सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि बैठ के बात कर लो, वो भी इशारा कर रहे हैं कि आप बच्चे का मामला कितना वो करें, मगर नहीं जी हम तो करेंगे नहीं, हमारा तो डिसीजन है फाइनल, हम नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, फिर आ गए हम कोर्ट में। कोर्ट में तो हमने आप ये कह रहे हैं कि जो उनके जो एडवोकेट थे कामत साहब, उन्होंने भी उल्टा स्कूल मैनेजमेंट को ही समझाने की कोशिश करी कि मान जाइए। मान जाइए। फिर लगी इसमें डेट, हम 12 तारीख को फिर गए, 12 दिसंबर को डेट लगी। अब 12 दिसंबर को डेट लगी तो उस समय उस दिन ज़्यादा केस रहे होंगे। उस टाइम वो माने नहीं, फिर उसके बाद दोबारा एक तारीख लगी 12 दिसंबर। 12 दिसंबर को जज साहब ने कहा मैं इस केस को 19 दिसंबर को सुनूंगा। 19 दिसंबर को हमारे एडवोकेट थे कामत साहब आए नहीं। कहीं ना कहीं लग रहा हो कि मेरे हाथ से भी कहीं इंजस्टिस ना हो जाए, कि एडवोकेट्स भी कहीं अन्याय ना कर उनके बैठे। वकील थे, और आपके वकील कौन थे? हमारे वकील थे पीके जैन साहब। वो भी मोटी फीस ले रहे थे आपसे? वो देखो, वो फीस फास तो खैर ईश्वर की दया से हमारे संबंधों के कारण कम, हमारे इतने पैसे नहीं लगे। संबंध थे, ईश्वर का आशीर्वाद था, परशुराम की कृपा थी हमारे साथ। सब अच्छा होता है, अच्छे लोग जुड़ते चले गए, सबको लगा बच्चे के साथ न्याय हो रहा तो सब जुड़ते चले गए, पैसे वाली कहीं बात ही नहीं है हमारे साथ। बाकी देखो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, थोड़ा बहुत खर्चा होता ही है। तो 19 तारीख को जज साहब ने सारी बात सुनी, और फिर उस दिन मैंने एक और एडवोकेट उनके साथ एड ऑन किए, सीनियर थे वो सत्य प्रकाश सिंह जी, 75 ईयर के अबाउट में, बहुत लर्नड विद्वान थे वो। तो उन्होंने कहा क्या मतलब होता है, उन्होंने फिर जज साहब के सामने पूरी मार्कशीट पढ़ के बताई। 92% मार्क्स इन कॉमर्स, 87% मार्क्स इन इंग्लिश, एंड 74 इन बायोलॉजी, 64 इन मैथ्स, 64 इन फिजिक्स। कह रहे कहाँ नंबर कम है, आप इनको कम नंबर मानते हैं? बच्चे के इतने अच्छे मार्क्स है। जब जज साहब ने सुना ये, पर बच्चा 4 महीने से घर में बैठा हुआ है, इसके स्कूल में साइंस अलाउ नहीं कर रहे हैं, कि उन्होंने कहा अच्छा कोई नहीं। उन्होंने कहा ठीक है, बच्चे, उन्होंने एक लाइन का ऑर्डर किया। उन्होंने कहा हमारे सर सीनियर आएंगे अगली डेट पर, अगली डेट मिल जाएगी, मगर ही विल कंटिन्यू साइंस, क्योंकि अब समय कम है, कि साइंस में ही पढ़ेगा। एक लाइन का ऑर्डर किया साइंस। उस दिन से हमारा बच्चा कंटिन्यू साइंस में बैठ रखा है रहा आपने ऑर्डर? है। जी ऑर्डर रखा आपने? ऑर्डर दिया, आपके पास भी ऑर्डर की क्या कॉपी करेंगे? मैंने शेयर कर रखी है आपको, ठीक है। आपके पास पड़ी हुई। 19 दिसंबर का ऑर्डर है। एक फिर आई नेक्स्ट इनके रिक्वेस्ट पे डिस्पोजल की डेट लिखी, उन्होंने कहा डिस्पोजल डेट ऑन 23 जनवरी। 23 जनवरी को डिस्पोजल, अभी 4 दिन पहले 23 जनवरी थी, 23 जनवरी को डिस्पोज करेंगे। अब इन्होंने कामत साहब को बदल के फिर लिया है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं,
एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट नलिन कोहली जी। अच्छा, नलिन कोहली जी राष्ट्रीय आते हैं। प्रवक्ता भी है बीजेपी के, हाँ, और बीजेपी बहुत सीनियर एडवोकेट भी है, हाँ, नलिन वो कोहली। सीनियर एडवोकेट हैं और इस समय शायद उनकी सरकार है तो उसका लाभ भी लेना चाह रहे होंगे। तो उनको लाए, उन्होंने वो बहस करी, 5-10 मिनट बहस चली उन्होंने क्या तर्क दिए इनके साहब? कि बच्चे का बैकग्राउंड कमजोर है। इन्होंने फिर उस बच्चे की 5th 6 7 8 9 तक की मार्कशीट सारी भेज दी, पूरी निकाल सारी ली। मार्कशीट निकाल के वहाँ भेज दी। और अब उसमें हम लोगों ने, हम भी कम से कम समाज सेवा में भी रहते हैं और देख रहे हैं अपने बच्चे के लिए तो वैसे भी सीरियस रहते हैं। तो हमने हमारे एडवोकेट्स ने कहा इसमें हमारा क्या, इसमें कमजोरी क्या है इसके अंदर। मैंने सर कमजोरी नहीं है, हमारे लिए प्लस है। कह रहे क्या प्लस है? मैंने कहा आप इसमें काउंट कीजिए, हर ईयर बाय ईयर बच्चा इम्प्रूवमेंट कर रहा है, इम्प्रूवमेंट होते इम्प्रूवमेंट कर रहा है। है। और आप ये देखिए कि 10th में उसने हाफ ईयरली में क्या थोड़ा सा बीमार पड़ गया था, एक पेपर कमजोर हो गया था उसका, और मैंने बोर्ड में देखिए कितना बड़ा जंप मारा उस बच्चे ने। हाँ। यही आप काउंट कीजिए। तो उनको लगा ये तो बहुत बड़ा हमारे पास एविडेंस दे दिया उन्होंने, हाँ। वही एविडेंस हमें मतलब आप काम कह रहे हैं कि करेगा। अपने जाल में ही फंस गए। अपने जाल, ये हमें डाउन करने के लिए प्रिंसिपल साहब ने बहुत व्यू, मैं बता तो रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ से पेपर लिए। और इन्होंने, मेरे बेटे जब स्कूल में गया 19 तारीख के बाद स्वर्णेटा लिखवा ली कि मैं स्कूल में अपनी स्वेच्छा से बैठ रहा हूँ। और मगर मेरे बेटा थोड़ा समझदार है, उसने कहा जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आ रहा है तब तक मैं कॉमर्स में बैठूंगा। सिर्फ 6-7 दिन वो बैठा, क्योंकि इन्होंने कहा तुम्हारी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, तुम्हें स्कूल में वैसे एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। उसने, मैं बैठूंगा, स्कूल आऊंगा, मैं पढ़ूंगा साइंस ही, वरना नहीं पढ़ूंगा। सिर्फ 2-1 क्लास जो साइंस के साथ बच्चे की रहती भी है, जिद थी कि साइंस ही पढ़नी है मैंने। साइंस नहीं, बच्चे ने कहा मुझे पढ़नी साइंस है। उसने मुझे कहा पापा मुझे बताओ जो मैंने कॉमर्स का आज तक ए नहीं पढ़ा उसमें पास होऊंगा या साइंस में पढ़ूंगा? साइंस में कंटिन्यू पढ़ रहा हूँ, स्कूल नहीं गया, ट्यूशन तो पढ़ ही क्या रहा है। बात है। तो मैं उसमें तो प्रोबेबिलिटी है कि मैं पास हो सकता हूँ, इसमें तो 100% है कि मैं फेल होऊंगा। प्रिंसिपल कह रहे हैं आप फेल हो जाओगे साइंस में, कि वो कैसे तय करेंगे? मैं, मेरी पढ़ाई तय करेगी ना। बच्चा मेहनती है, हमारे बच्चे ने मेहनत करी, हो जाता है, कई बच्चा बीमार हो जाता है, छोटी उम्र है, छूट जाती है। तो 23 तारीख को जज साहब ने कहा ठीक है, आप लोग कह रहे हैं बैकग्राउंड कमजोर है, मगर इसका एग्जाम है और ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 19 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक पेपर है। पेपर के रिजल्ट के बाद डीएम एंड प्रिंसिपल विल डिसाइड कि क्या करना है आगे। मगर अभी पेपर देगा साइंस से, साइंस की क्लासेस कंटिन्यू करेगा। और उससे हमें बड़ा रिलीफ मिला। एक्चुअली जब इन्होंने साइंस से कॉमर्स में करा उसको, उससे पहले 2 बार इस तरह कर चुके हैं। आप 5 महीने खराब चुके हैं। मैडम ने पूरी स्टोरी अभी शायद सुनी नहीं है, और उन्होंने ना ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश से पढ़ा, और उन्होंने आपका कमेंट ऊपर देखा और उन्होंने पूरी स्टोरी ना पढ़ के अपना मत डाल दे। कहीं ना कहीं मैडम किसी स्कूल से जुड़ी होंगी और उनको भी कोई ऐसा नेगेटिव अनुभव हुआ होगा, तो वो अपना पीड़ा व्यक्त कर रही हैं। मगर ऐसा नहीं है, मेरे बेटे की परसेंटेज 82 है ओवरऑल, जो टॉप 5 में लेते हैं 82 है कंसिडर किया जाता है, और साइंस में उसकी फर्स्ट डिवीजन है। और ऐसे सब बच्चों को, काफ़ी बच्चों को उन्होंने एडमिशन दिया है। मेरे बच्चे के साथ अन्याय हुआ है, मगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ेगा। स्कूल और पेरेंट्स डिसाइड नहीं करेंगे। तो मैडम आप डिसाइड नहीं करेंगे, आपके कमेंट से डिसाइड नहीं होगा कि बच्चा क्या पढ़ेगा। बच्चे के जो अंदर टैलेंट है वो निकल के आना चाहिए। आइंस्टीन बहुत बड़े स्कूलों में नहीं पढ़े, वो अपने घर से पढ़ के गए थे, तो बहुत बड़े वैज्ञानिक। धामी जी और हम भी बड़े स्कूल में नहीं पढ़े। बड़े स्कूल में नहीं पढ़े धामी जी हम बड़े स्कूल में नहीं जी। पढ़े, बिल्कुल। हाँ, देखिए हम पत्रकारिता में राज करने की कोशिश कर रहे हैं और धामी जी राज्य में राज कर रहे हैं, तो मैं तो सीख लेता हूं मुख्यमंत्री जी से। जी जी। हालांकि बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, वो हर पिता का विषय होता है कि हम कुछ चाहता है कि जो बच्चे हैं उन्हें जितना बेहतर कर सके, और एक अधिकार भी है जी। तो इसलिए मैडम का जो वो है अर्ध ज्ञान के कारण उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट लिखा। पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो शायद उनको लगेगा मुझे ऐसा तो नहीं शायद लिखना आपका दर्द समझ पाएंगे हो। चाहिए। दर्द, अगर उनका दर्द समझें कि उनका बेटा ऐसी जगह होता तो उनके साथ क्या करते हैं। आप 5 महीने तक एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, उसके बाद कहेंगे कि आप दूसरे उसमें चले जाइए। अब मैं मैडम को बता दूं कि हम भी एकेडमी चलाते थे। टोटल सिलेबस 7 महीने का होता है किसी भी स्कूल में, उसके बाद 2 महीने रिवीजन होते हैं, फिर प्रैक्टिकल होता है, फिर एग्जाम होते हैं। अगर मैडम मेरी बात को नोट कर रही होंगी तो 7 महीने में से 5 महीने तो स्कूल ने उसको साइंस और कॉमर्स के बीच में टांग के रखा। बच्चे ने कॉमर्स पढ़ी, साइंस पढ़ी, ट्यूशन भी पढ़ रहा था, साइंस भी स्कूल में पढ़ रहा था। आप 5 महीने बाद उसे कहते हैं कि आप कॉमर्स में पढ़ें। 2 महीने कॉमर्स पढ़ के क्या बच्चा 1 साल की पढ़ाई करके पास हो जाएगा? तो मैडम आप बताइए कि स्कूल का लेवल गिरेगा या उठेगा? तो 100% गिरेगा। तो आपको इतनी चिंता है तो कम से कम पहले से डिसाइड कर लीजिए ना कि डे 1 में सेशन स्टार्ट होते ही कि बच्चे बिल्कुल नहीं जाएंगे किसी क्लास में, इसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। तो आप ये भी तो पॉलिसी बनाइए ना, और आपके फॉर्म में भी लिखिए, और आपका जो बायलॉ जो होता है उसमें भी लिखिए। कहीं पर स्कूल में कहीं मेंशन नहीं, अपनी मनमर्जी है, क्योंकि आपने नेताओं के बच्चों को इसमें एडमिशन देना है, वीआईपी के बच्चों को देना, अधिकारियों को देना है, उसका रास्ता कहाँ से निकलेगा?
और पैसे लेके भी देना है और धर्म के आधार पे भी देना है, तो रास्ता कहाँ से निकलेगा? क्योंकि आप ओपन लिख नहीं सकते, ओपन लिखेंगे तो आपके रास्ते बन जाते हैं। आप नियम तो बनाइए ना, कहीं पर भी कोई नियम नहीं है, उस नियम ना होने का फायदा उठाते हैं स्कूल लोग। और मैडम को भी कहीं ना कहीं ये चीजें नॉलेज मिलेगी तो उन्हें काम आएगी, फिर वो ऐसे कमेंट नहीं करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी आपके साथ। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है, देखो विद्वान लोग हैं बैठे, हमसे ज्यादा ज्ञानी है, एक दिन में 150-200 केस निपटाते हैं, पूरे देश के लोग उनके पास आते हैं। वो बच्चे की पीड़ा को समझ रहे हैं, वो मेरी पीड़ा आपकी पीड़ा को देख रहे हैं। बच्चा बच्चा तो देश का भविष्य है और भारत का बच्चा है, हर घर में ऐसे बच्चे हो सकते हैं। मैं तो चलो संघर्ष करके चला गया, मुझे लगता था कि मेरे बेटा मेहनती है, मुझे न्याय इसके लिए खड़ा होना है इसके साथ रात दिन। और मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं सक्षम भी था, मानसिक रूप से सक्षम था, शारीरिक रूप से सक्षम था, और थोड़ा मेरे संबंधों के कारण मैं आर्थिक रूप से थोड़ा ठीक रहा। मैंने वहाँ जाके फाइट कर ली, मेरी विल पावर स्ट्रांग थी। मगर मैं वहाँ देख रहा था जब बच्चों को कॉमर्स में ज़बरदस्ती भेजा गया, आपने ह्यूमनिटी में ज़बरदस्ती भेजा उनको, तो कुछ लोगों ने स्कूल छोड़ दिए, कुछ वहाँ चले गए कॉमर्स में, कुछ आर्ट्स में, तो रोते हुए गए उनकी क्योंकि पेरेंट्स की मैंने देखा कि फादर बहुत कम आते हैं, सबकी मदर आती है, तो मदर भी रोते हुए जा रही थी। यानी मजबूरी में वो बेचारे कॉमर्स में और साइंस में गए, और सॉरी आर्ट्स में गए, उनको इच्छा ही नहीं थी कि हमें पढ़ना। क्या लगता है आपकी जो लड़ाई है इससे कहीं ना कहीं बहुतों को मोटिवेशन मिल रही होगी, प्रेरणा मिल रही होगी, सोच रहे होंगे? मैं कह रहा हूँ ये लाखों बच्चों का द्वार खुल गया है, और मैं इसीलिए आपके पास आया। मैं तो अपनी जीत गया हूँ जंग, मुझे अब कोई जरूरत नहीं थी, मगर मैं इसलिए आया हूँ कि एक सबको कम से अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि अपने लिए ना लड़ें, मगर अपने बच्चे के लिए जरूर लड़ें, और लास्ट तक लड़ें जब तक अंतिम सांस है आपके अंदर। और पैसे कहीं आपको हर्डल नहीं करते कि पैसे की कमी के कारण आप रुक सकते हैं। दुनिया और समाज में बहुत सारे लोग हैं जो आपके लिए बिना पैसे के लिए भी खड़े हो जाते हैं। तो आज जब मैं सेंट जोसेफ में इस तरह का आदेश उन लोगों ने पढ़ा, तो उनको बड़ी खुशी हुई कि यार एक आदमी ऐसा भी था, और उनको लगा कि अब आगे से कभी हमारा और दूसरा बच्चा होगा उसके साथ नहीं होगा, क्योंकि सैकड़ों बच्चों के साथ तो यहाँ इन्होंने भी अन्याय किया ना। ऐसे ही पूरे देहरादून में, पहले उत्तराखंड में, पूरे देश के अंदर कितने बच्चे जो संघर्ष ही नहीं कर पाते। हम तो कम से कम थाने, चौकी, एसएसपी, डीएम के पास पहुंच गए, और बहुत से लोग कहते हैं यार अपनी नौकरी पे जाएं, अपनी रोजी पे जाएं, अपनी कमाई पे जाएं, या इनके चक्कर काटें। आप बताइए, आप एक आम आदमी रोज जा सकते हैं अधिकारियों के पास? मैं गया, फिर भी अधिकारियों को मुझे लगता है जो शासन प्रशासन काम करना चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। इस देश के मुखिया को, क्या लगता है पूरे देश के लिए मैसेज है ये? पूरे देश के लिए मैसेज है, पूरे देश के लिए। आप एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो चाहता है पढ़ना, उसको आगे बढ़ने देंगे, हम उसके लिए इन्वायरमेंट बनाएंगे। और आपके प्रदेश का हमारा मुखिया, प्रदेश का मुख्यमंत्री, मुखिया जो होता है पिता होता है, एक पिता ही अन्याय कर रहा, देख ही नहीं रहा। एप्लीकेशन आ रही है वो तो मस्त है दूसरी चीज़ों में, आपको देखना पड़ेगा। मैं जो काम आपको करना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय जिलाधिकारी जी, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। आप देखिए, आपकी आंखें खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और कम से कम थोड़ा शिक्षा व्यवस्था में रूल बनाइए। पिछले 4-5 सालों से हम देख रहे, लॉकडाउन में हम सब की स्थिति बहुत खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब थी। हम लोगों की फीस नहीं गई, उसके बावजूद स्कूल ने 1 रुपया नहीं छोड़ा, फीस इन्होंने ली, आपके आदेश के बावजूद ली। लेकिन उनको भी अपने स्टाफ को सैलरी देनी थी। कहाँ स्टाफ को सैलरी दी? आप डेटा निकाल लीजिए, 10,000 वाले को 5,000 दिए और आधे स्टाफ बाहर कर दिए। स्कूलों ने कहाँ पैसे दिए, किसको दिए? अगर 50,000 रुपये का टीचर था उसको 25,000 दिए, वही तोड़ तोड़ के दिए, आधे बाहर कर दिए। आपने फीस तो पूरी ली हमसे ना, 1 रुपये भी किसी स्कूल ने नहीं छोड़े। कुछ ऐसे दयावान प्रिंसिपल थे जो अच्छे थे, उन लोगों ने कुछ वो भी हमारे, ये समझ लीजिए जो मोहल्ले के स्कूल हैं उन लोगों ने छोड़े। इन बड़े स्कूल वालों ने किसी ने 1 रुपया नहीं छोड़ा, पूरी फीस ली है आप सबसे। और उसके बावजूद तो सवाल ये नहीं उठेंगे कि चलिए फिर अगर ऐसा है तो फिर बच्चे का स्कूल बदलवा लेते, क्यों पढ़ा रहे हैं? ये सवाल तो पूछेंगे ना। मैं बिल्कुल बदलवाता, मैं 100% इसको छोड़ देता। इस स्कूल में ऐसा कुछ नहीं, बच्चे ने 5-5 ट्यूशन पढ़ रहा है, बाहर ही पढ़ रहा है। यहाँ तो डायरेक्शन मिलता है स्कूल में, सारे स्कूलों में डायरेक्शन है, पढ़ाई किसी स्कूल में नहीं है। हम सिर्फ डायरेक्शन के लिए बच्चा जा रहा है कि हाँ ये सिलेबस है, ये टॉपिक्स है, ये पढ़ना है उसने, इसलिए जा रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं है स्कूल के अंदर, पढ़ाना हमने ही है, और ट्यूशन नहीं पढ़ाना, ट्यूशन से पढ़ के जाएगा बच्चा। आप ये देखिए, उस समय के शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने आके मीडिया में घोषणा करी लॉकडाउन के दौरान कि किसी की फीस कोई स्कूल लेगा तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन स्कूल की एसोसिएशन हुई, इन्होंने चंदा इकट्ठा किया, उस शिक्षा मंत्री को दिया। उस समय शिक्षा मंत्री दूसरे थे, पांडे जी थे। अगले दिन क्या हुआ? गदरपुर वाले, हाँ गदरपुर वाले, अगले दिन हुआ क्या? सारे स्कूलों ने पूरे पैसे लिए, किस बच्चे के पैसे छोड़े? तो एक कहीं ना कहीं तो एक अलग सवाल है, हम सवालों पे भी नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि सवाल ही एक अलग ट्रैक पे चले अलग ट्रैक पे जा रहा है। क्योंकि ये मामला तो हर जगह से सुनने को मिला कि
देहरादून ही नहीं, देश भर के अलग अलग स्कूलों में, और उन्होंने भी अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने अपनी व्यथा बताई, उन्होंने अपने लॉजिक्स दिए। अब ये देश का कानून डिसाइड करेगा या सरकारें डिसाइड करेगी, सरकार पे छोड़ देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि बच्चे का भविष्य कौन डिसाइड करेगा? तो बच्चे का जो भविष्य है वो बच्चा डिसाइड करेगा। मैं भारत व्यूज लाइव के लिए, क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि अब भारत न्यूज लाइव का नाम अब भारत व्यूज लाइव हो चुका है, क्योंकि हम सिर्फ खबर नहीं दिखाएंगे, हम केवल न्यूज नहीं दिखाएंगे, हम भीड़ में नहीं खो जाएंगे। हम आपको व्यूज बताएंगे कि देश क्या सोचता है, जनता क्या सोचती है, और इस देश का भविष्य क्या सोचता है। तो देखते रहिए भारत व्यूज लाइव, जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे विचार नहीं, ये आपके विचार है, और आपके विचार दिखने चाहिए, हर तरफ नजर आने चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आप ये पूरा प्रोग्राम देख रहे थे मेरे कैमरा सहयोगी शिववर्धन सिंह के सहयोग से।